जय हिंद दोस्तों। क्विक रिवीजन सीरीज 7 में अपनी बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज चैप्टर 2 ऑफ पीसीके। तो बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का जो डिस्कशन है उसमें उस चैप्टर को अपने 4 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन, देन इन्वायरमेंटल एनालिसिस, देन पेस्टली एनालिसिस एंड देन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो इसमें इसमें चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक जो बिजनेस होता है उसका बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो कि बिजनेस को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं एंड जिसको हमेशा बिजनेस को एसेस करना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है, उस पर काम करना रहता है, उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी डिजाइन करना रहता है, राइट। फिर कभी कभी डिफेंसिव खेलना होता है, कभी अग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ता है। तो कोई बिजनेस उसको थ्रेट की तरह लेता है, कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। तो कैसे एक बिजनेस अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से रिस्पॉन्ड करता है या कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये ओवरऑल एक चैप्टर का अपना डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहला बात कि देखो, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, है ना। चेंज तो होना ही है। और चार्ल्स डार्विन का भी स्टेटमेंट है कि भाई सर्वाइव वो नहीं करता जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, सर्वाइव वो करता है जो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल होता है। तो एक बिजनेस को भी अडेप्टेबल होना चाहिए। जैसे सिंपल सा बात है कि अभी देखो कोविड आया, तो कोविड के चलते चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, है ना। तो इन दी प्रोसेस जो लोग अपने आप को ऑनलाइन एडजस्ट कर पाए वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो मार्केट से आउट हो गए। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। तो बिज़नेस को अपने आप को उस हिसाब से चेंज करना होगा। इसके बाद फिर अपनी बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का जो रिलेशन होता है उस पर। तो बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बिजनेस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको अपने बोलते हैं इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है वो इम्पैक्ट करता है बिजनेस के डिसीजन को, स्ट्रेटजी को और एक्शन को। और बिजनेस को आइडेंटिफाई करना होता है, अप्रेज करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है किसको, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट में। अब इसमें एक फिर वापस से स्टेटमेंट आता है ग्लक एंड जॉर्ज का, जो अपने को याद याद नहीं करना है बट रेफ़र करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्लक एंड जॉर्ज का स्टेटमेंट भाई ये था कि जो बिजनेस है, राइट, वो हमेशा, राइट, वो डील करता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट से जो कि उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि किसी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट। दिस वाज अकॉर्डिंग टू ग्लक एंड जॉर्ज। तो इसमें क्या है कि अपने को ये फैक्टर्स याद रखना है क्योंकि अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि भाई ग्लक एंड जॉर्ज के हिसाब से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो अपने को ये बताना पड़ेगा। फैक्टर्स आर सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 4 है। स्पेसिफिकली दे आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टी फैसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा चीज़ मिल के एक बार में बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो इंडिविजुअली तो उनको समझना ईजी होता है बट ग्रुप में समझना काफ़ी मुश्किल होता है। डायनामिक का मतलब कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट। मल्टी फैसेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मानो कि कोई चेंज आ रहा है तो एक आदमी उसको अपॉर्चुनिटी समझता है, दूसरा आदमी उसको थ्रेट समझता है, जैसा कि अपने ऑनलाइन सर्विसेज का बात किया था कोविड के टाइम पे। फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी ऐसा चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो प्रॉफिट पे, ग्रोथ पे लंबे टाइम तक होता है। जैसे जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया तो टेलीकॉम सेक्टर में इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा। आई मीन परमानेंट इम्पैक्ट ही हो गया कि एक अच्छा मार्केट शेयर भी जियो के पास आ गया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, राइट। ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिलता है, कंटिन्यूस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, राइट, कि अपने को इन्वायरमेंट की तरफ सेंसिटिव रहना है, और मीटिंग कंपटीशन। रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइजेशन का और इन्वायरमेंट का, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। वन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, देन एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, देन एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फॉर्मेशन देता भी रहता है, लेता भी रहता है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस। वो डेटा जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसको अपने बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। फाइन। सो अगर कोई डेटा अपने काम का नहीं है, जैसे मानो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई चेंज आ रहा है और अपने जो है टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करता है, तो अपने लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो चेंज आ रहा है वो काम का नहीं है, तो अपने लिए क्या हो गया, डेटा हो गया। जैसे मानो अपने सीए का स्टूडेंट है,
अभी CS वाला कोई नोटिफिकेशन निकाला, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, तो अपने लिए वो डेटा हो गया। तो जो चीज़ अपने काम का है वो इन्फॉर्मेशन, जो काम का नहीं है वो क्या है, वो डेटा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपने को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो कम्प्लेक्सिटी है उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स टू ओवरकम अनसर्टेनिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ पे चाहिए होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मार्केट कंडीशंस पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसी पे, एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये बार बार कुछ कॉमन फैक्टर्स है जिसको अपने रेफ़र करते रहेंगे, राइट, कि इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी हो गया। दीज आर कॉमन थिंग्स, कॉमन पॉइंट्स जो बार बार इस चैप्टर में आता रहेगा। फिर अपने बात करें, पॉइंट नंबर 1 था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 2 है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स। फाइन। सो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स मतलब क्या हुआ कि अपने इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। इनपुट में अपने को 5M याद रखना है, मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल। स्पेसिफिकली ये 5M अपने को याद रखना है। और आउटपुट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट या सर्विस। सर्विस जो अपने रेंडर करते हैं, प्रोडक्ट जो अपने बनाते हैं। तो अपना जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कस्टमर नीड पे, एम्प्लॉय पे, शेयर होल्डर पे, क्रिएटर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक। तो इनके हिसाब से अपना आउटपुट को अपने डिजाइन करते हैं। तो एंड थर्ड वन इज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक बिजनेस पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिजनेस भी इन्वायरमेंट पे अच्छा इन्फ्लुएंस पुट करता है, तो अदर वे राउंड भी कभी कभी होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफर्स, राइट, वो क्या क्या अपने को ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, रिवार्ड, राइट, एंड कहाँ कहाँ वो कंडीशंस पुट करता है, आई मीन कहाँ कहाँ अपने को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इट सेट कंस्टेंट थ्रेट रेस्ट्रिक्शंस। सो देर इज़ वन एंटिटी पतंजलि, जिसने क्या है कि एक मेजर चेंज लेकर आया तुम्हारा कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं, FMCG सेक्टर में, या फिर है ना तुम्हारा जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उस पर लोगों का फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो इसके चलते क्या कि बाकी जो FMCG कंपनी है वो भी इस तरह का प्रोडक्ट बनाने लगी। दिस इज वन एग्जांपल जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट पे अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। इसके बाद फिर अपना पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, राइट, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करता है, आई मीन चेंजेज को। सो यहाँ पे दो डिस्कशन है, एक होता है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू बिजनेस इन्वायरमेंट जो अपने बाद में करेंगे, एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, दूसरा है कम्पिटिटिव, तीसरा है कलेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि भाई इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया तो अपने उसके हिसाब से अपना पॉलिसी को मॉडिफाई कर रहा है, वैसा एक्शन ले रहा है, या अपने चेंज को फोर्सी करके पहले से प्लानिंग ले रहा है। तो इट कैन बी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। कम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि अपने इन्वायरमेंटल में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंज आ रहा है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी सी कर रहे हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं एक कम्पिटिटिव एडवांटेज सेट करने का। कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि अपने एक जॉइंट वेंचर में इंटर कर रहे हैं, है ना, दूसरा कंपनी के साथ, और मिल के अपने उन फैक्टर्स के साथ साइड फाइट कर रहे हैं। सो ये तीन तरह का रिस्पॉन्स था, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा था कॉम्पिटिटिव, एंड तीसरा था कलेक्टिव। इसके बाद वी हैव गॉट दिस कि फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, है ना, मतलब किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को की इशू को आइडेंटिफाई करना है, राइट। फिर अपने को देखना है कि जो जो प्रॉब्लम आ सकता है उसको अपने कैसे ठीक करेगा। और दूसरा फिर अपने को प्लान आउट करना है, राइट, वी हैव टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन थिंकिंग। सो दीज आर थ्री थिंग। एक तो अपने को इशू को आइडेंटिफाई करना है, राइट, फिर अपने को देखना है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, एंड देन फिर अपने को मैनेजर्स जो जो तुम्हारा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा उसमें अपने को उनको असिस्ट करना है। सो देयर 3 स्टेप्स, राइट, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर अपने बात करेगा इन्वामेंटल एनालिसिस का, राइट। सो इन्वामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने को कैसे एनालाइज करना है, किस चीज़ को अपने एनालाइज करेगा कि भाई जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स वॉटेवर जो भी फैक्टर्स है वो क्या क्या है, वो अपने को कितना इम्पैक्ट करता है, उसको अपने कैसे ओवरकम कर सकता है, दीज थिंग्स। तो इसमें देखो क्यों ज़रूरी है इन्वामेंटल एनालिसिस, जिससे कि अपने कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको अपने एंटिसिपेट कर सके। अगेन देखो जैसे कोविड-19 वाला सिचुएशन था
तो तुम्हारा फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए या है ना सैनिटाइजर्स का जो मार्केट है या तुम्हारा ग्लोब्स का या फिर मास्क का मार्केट है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी था, तो जिसने उसको शुरू में ग्रेब कर लिया वो यहाँ पे उसने अच्छा बिजनेस किया। ठीक है। अब इन अपॉर्चुनिटी को कैसे अपनी ग्रैब कर सकते हैं, उसके लिए अपने को कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई थ्रेट सामने से आ रहा है तो उसके लिए अपने आप को तैयार रहना होगा। सो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और थ्रेट को मिटिगेट करना है, राइट। ये दो चीज़ है बेसिकली। इन्वामेंटल एनालिसिस का गोल क्या होता है, तो भाई ये है कि अपने को ये है कि इन्वामेंट में जो चेंज आने वाला है उसका एक अंडरस्टैंडिंग अपने को डेवलप करना है, राइट। जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, डिसीजन किस चीज़ के लिए लेगा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का और थ्रेट को मिटिगेट करने का, उसमें हेल्प करना है। तो दीज आर द गोल्स ऑफ इन्वामेंटल एनालिसिस। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज इन्वामेंटल स्कैनिंग। तो इन्वामेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मानो कि कोई आदमी है वो बीमार होता है, तो पहले सिम्टम्स डेवलप होता है, फिर अपने डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर टेस्टिंग रिकमेंड करता है, फिर टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर उसके ऊपर वो डायग्नोसिस करता है, राइट। तो वैसे ही इन्वामेंटल स्कैनिंग क्या होता है, राइट। इसमें क्या क्या मतलब वाई इट इज़ रिक्वायर्ड कि सबसे पहले तो अपने को वो सारा फैक्टर्स को फोरकास्ट करना है जो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। देखो एक ही चीज़ है अपने बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ रिपीटेटिव है, तो अपने को जल्दी भी याद हो जाएगा क्योंकि इन द सेम थिंग वो बार बार अपना रिवाइज हो रहा है। ठीक है। तो पहला है कि अपने को उन फैक्टर्स को फोरकास्ट करना है जो अपना ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी होगा, कुछ थ्रेट भी होगा, अभी अपने बात किया था। और उसके बाद फ़र्क क्या है कि अपने को ये देखना है कि क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले अपने बात कर रहा था कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जो अपना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को डिटरमाइन करेगा, फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या क्या थ्रेट है, फिर अपने को ये देखना है कि भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंज हो सकता है, और फिर अपने को ये देखना है कि अपना उस चेंज को लेके क्या अपना रिस्पॉन्ड होना चाहिए, राइट। हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू दो चेंजेस, तो अपना प्लानिंग वगैरह वहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसमें चार फैक्टर को अपने कंसिडर करता है। एक होता है इवेंट, एक होता है ट्रेंड, एक होता है इशू, एक होता है एक्सपेक्टेशन। सो इवेंट, ट्रेंड, इशू, एक्सपेक्टेशन को अपने ऐसे समझ सकता है कि जैसे जो बिडेन अभी जीत गया है ना, तो ये इवेंट है। ये इवेंट क्यों हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रम्प का कुछ वैसा हरकत था जिससे एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था। जैसे वो ब्लैक एंड वाइट वाला जो मूवमेंट हुआ था, कोविड को लेके इसका जो था, वीज़ा पॉलिसी जो इसका था, राइट। फिर आए दिन ये कुछ भी मतलब रिमार्क पास कर देता था, दो थिंग्स। तो एक ट्रेंड अपने को दिखाई दे रहा था। इवेंट क्या हुआ कि भाई बिडेन अभी जीत गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा लोगों का मानना है कि भाई बिडेन का जो पॉलिसीज है वो थोड़ा सा प्रो चाइना हो सकता है, राइट। या फिर जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ना, कमला हैरिस, उसका थोड़ा सा जो सोच है, राइट, उसका जो इंक्लिनेशन है वो एंटी इंडिया हो सकता है, ऐसा एक परसीव थॉट है। तो ये इशू है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन जल्दी से डेवलप कर ले। तो इवेंट, ट्रेंड, इशू, एक्सपेक्टेशन, राइट। तो इवेंट का मतलब क्या हो गया कि हैपनिंग इन द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और ट्रैक्ड। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, जनरल टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विच इवेंट टेक प्लेस। इशू का मतलब हुआ कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट एंड ट्रेंड। एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप इन लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इशू। ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखना है। अभी बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स क्या है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनल में वी हैव गॉट वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फिर तुम्हारा लेबर यूनियंस, देन फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। दीज आर इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल को अपने क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉडली इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट। मैक्रो में आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक। फाइन। सो इंटरनल का ये पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है, एक्सटर्नल का विल हैव ए डिटेल डिस्कशन। इसके बाद अपने बात करते हैं अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो सारा फैक्टर जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर है। तो इन्वायरमेंट जो है अपना,
उसको अपने दो पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, वो सारा फैक्टर जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है ना, तो ये बिजनेस को शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करता है। और मैक्रो का मतलब क्या हुआ, वो जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स डेट डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, फाइन। तो माइक्रो जो डे टू डे ऑपरेशन में बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, मैक्रो जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। माइक्रो के अंदर जनरली अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेता है, मैक्रो के अंदर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को लेता है। तो शॉर्ट एनालिसिस में चार चीज़ होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि अपनी किस चीज़ में स्ट्रांग है, जैसे मानो कि अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। वीकनेस का मतलब क्या हुआ कि अपना इनहेरेंट वीकनेस, मतलब आज के दिन ये अपने में कमी है, जैसे अपने एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ये अपना वीकनेस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि अपना प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है बाजार के अंदर। और वीक थ्रेट का मतलब क्या हो कि और भी लोग हैं जो मार्केट में घुसने का कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है वो बाहर से आता है, और जो स्ट्रेंथ है वीकनेस है वो अपना खुद का होता है। तो इन चार चीज़ों पे अपने को एनालिसिस करना चाहिए, उससे वी कैन अपना जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर अपने एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अभी तुम्हारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे एक एनालिसिस है, विच इज पेस्टली एनालिसिस, जो कि बहुत रेफ़र किया जाता है राइट इन दिस कंटेक्स्ट। तो पहले पेस्ट होता था, फिर बाद में एल ई और आ गया। तो पेस्टली एनालिसिस का ये एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिक, एस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल मतलब लीगल, ई मतलब इन्वायरमेंटल। सो पॉलिटिकल के अंदर अभी क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, जस्ट मैं नाम ले रहा हूँ जिससे कि अपने को थोड़ा सा याद रहे, अपने बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा। सो पॉलिटिकल में वी कवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी, करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड, मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, कॉमर्स एंड यूजर राइट, interest and exchange rate, inflation and employment, strength of consumer spending. Social में lifestyle trend, demographic, consumer attitude, brand company, technology image, consumer buying pattern, ethnic religious factor, media view and perception, technological replacement technology or solution, maturity of technology, manufacturing maturity and capacity, innovation potential, technological access, licensing, patent, intellectual, political right and copyright, legal, business and corporate law, employment law, competition law, health and safety law, international treaty and law, regional legislation, environment में ecological, environmental issue, environmental hazards, environmental legislation, energy consumption, waste disposal, right? सो ये सारा पॉइंट्स जिससे कि अपने थोड़ा इसको 4-5 बार सुने तो अपने को थोड़ा सा याद रहेगा। वैसे मोटा मोटी इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब हो गया रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट, मतलब जो आज गवर्नमेंट किसी भी देश में है उसका क्या पॉलिसी है, उसका किस तरफ इंक्लिनेशन है, राइट, उसका प्रायोरिटी एरिया क्या है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब है ना गठबंधन का सरकार है या फुल मेजोरिटी वाला, और उसके पास कितना कमांड है लोगों के ऊपर, वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिक का मतलब हो गया ऑल दोज मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक थिंग्स जो अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, टैक्सेशन वगैरह कैसा चल रहा है, फाइन, लोगों का परचेजिंग पावर कैसा है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो जितना भी इकोनॉमी का पॉइंट्स है वो सारा अपने यहाँ देख सकते हैं। सोशल का मतलब हो गया कि भाई लोगों का रहन सहने का तरीका, राइट, उनका टेस्ट प्रेफरेंस, बाइंग हैबिट्स, फिर उनका सोच विचार, वो सारा चीज़ जो कि हर एरिया में अलग अलग होता है। टेक्नोलॉजिकल आज के दिन में बहुत ज़्यादा ही रेलिवेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी स्लो रेट पे ग्रोथ करता है, या वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना नहीं होता, तो डेवलप्ड नेशन से कंपनी आके वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकता है। लीगल अगेन जो भी तुम्हारा बिजनेस लॉ है, फिर तुम्हारा इन्वामेंटल लॉ है, पीपल रिलेटेड लॉ है ना, लॉ ऑफ द नेशन का तो आइडिया होना चाहिए। और इन्वामेंटल का मतलब हो गया कि भाई वहाँ का जो नेचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे क्या क्या लॉ है। तो इंडस्ट्री के केस में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने वहाँ पे जिस ज़मीन पे फैक्ट्री लगा रहे हैं वो अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। फिर वहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए क्या पॉलिसी है। फिर अपने कोई अगर फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन्वामेंटल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है।
देन दी पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, हाउ वी कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। तो पहले अपनी बात की थे कि हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे अपने बात किया था एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्पिटिटिव और कलेक्टिव। यहाँ पे अपने बात करेगा लीस्ट रेसिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। तो लीस्ट रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने को उतना अपने लोड नहीं ले रहा, अपने ठीक है जो होगा देख लेंगे, वैसा टाइप का एटीट्यूड है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे BSNL है ना, आज के दिन पे BSNL का सब्सक्राइबर बहुत बहुत कम हो गया और वो कम होते जा रहा है क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं है ना, उसको वो मतलब बहुत लेट डिसीजंस लेता है और पहले से चीज़ों को फोर्स नहीं करता। प्रोसीड विद कॉशन का मतलब क्या हुआ कि अपना जो अप्रोच है वो रिएक्टिव भी होता है और प्रोएक्टिव भी होता है, कि अपने इन्वामेंटल का चेंज को असेस करता है, उसके हिसाब से अपने पॉलिसी को मॉडिफाई करता है। बहुत बार अपने पहले से फोर्स ही करने का कोशिश करता है क्या आने वाला है, उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें अपने एयरटेल का एग्जांपल ले सकते हैं। बट डायनामिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने जो है ना बहुत रिस्क टेकर है, तो अपने चेंज को पहले से परसीव करके अपने तुम समझो कि होता है ना सिक्का मतलब सत्ता पलट करने का कोशिश करता है, या मानो कि अपने बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेता है, अपने हर एक चेंज को एज ए अपॉर्चुनिटी देखने का कोशिश करता है, वैसा टाइप का चीज़। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन में अपने जियो को देख सकते हैं, राइट। मतलब डेट इज़ वन कंपनी जिसका हमेशा काफ़ी अग्रेसिव रिस्पॉन्ड रहता है। अब अपने बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का, राइट। माइक्रो मैक्रो दो था एक्सटर्नल में, तो माइक्रो को अपने टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपने को डे टू डे बेसिस पे इम्पैक्ट करता है, तो ये अपना बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवल पे इम्पैक्ट करता है। अभी इसमें क्या क्या चीज़ है, तो फर्स्ट वन इज कस्टमर्स और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मतलब जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर मतलब कि जो गुड्स को बाई करता है। तो कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग हो सकता है ना। जैसे मानो कोई पापा अपनी डॉटर के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो जो पापा है वो कस्टमर है, जो डॉटर है वो कंज्यूमर है। तो पीटर ड्रकर का एक स्टेटमेंट है, द एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, राइट। ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, यहाँ से MCQ आ सकता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि अपना कस्टमर या कंज्यूमर कौन है, राइट। उनको क्या चाहिए और उनका बाइंग पैटर्न्स क्या है। देन वी हैव गॉट कम्पिटिटर्स। कम्पिटिटर्स का मतलब वो लोग जो मार्केट में अपने साथ compete कर रहे हैं। तो कंपटीशन मार्केट को लेके भी हो सकता है, रिसोर्स को लेके भी हो सकता है। रिसोर्स का मतलब हो गया रॉ मटेरियल को लेके कंपटीशन हो सकता है। अगर रॉ मटेरियल जो है वो प्लेंटी में अवेलेबल नहीं है और हम भी वो सामान बना रहे हैं, तुम भी वो सामान बना रहे हैं, तो अपने लड़ाई कर सकते हैं ना कि वो सामान हम बनाएगा तुम बनाएगा, कौन उस रॉ मटेरियल को लेता है। मार्केट का मतलब हो गया कि अपने जब सामान बेच रहे हैं तो भाई कस्टमर तो वही है, उसको हम बेचेगा या तुम बेचेगा। तो देयर कैन बी डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि हम और तुम सेम सामान बेच रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि भाई किसी आदमी के पास 5 लाख रुपया है, तो अभी हम गाड़ी बनाते हैं, हम सोचेगा उसको हम गाड़ी बेच देते हैं, और तुम क्या है कि टूर एंड ट्रेवल का काम करता है, तो तुम सोच रहे हो तुम उसको कोई यूरोप का या बाहर का तुम उसको कोई टूर पैकेज बेच देते हैं। तो सेम कस्टमर है, उसके पास सेम पैसा है और अपने दोनों कोशिश कर रहे हैं उस पैसा को खर्च करवाने का, दो अपने अलग अलग बिजनेस को बिलोंग करते हैं। वो हो गया अपना इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहिए कि कंपटीटर्स कौन है, उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो ज़्यादा अग्रेसिव है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द थर्ड पॉइंट जिसमें अपने कवर करते हैं ओनर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के केस में क्या होता है कि बहुत अलग अलग जगह से एम्प्लॉय आता है, जो लोग अलग अलग थॉट एंड वैल्यू कैरी करते हैं। तो एम्प्लॉय को अपने को ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंक करना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉय अगर और मैनेजर का थॉट सिंक रहेगा, एक्शन सिंक रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। देन द फोर्थ पॉइंट इज मार्केट। मार्केट का मतलब क्या हो गया कि अपने को देखना है कि मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, हाउ सेंसिटिव इज़ द मार्केट प्राइस को लेके, राइट। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि अपने सामान को जो एंड यूजर तक पहुंचाते हैं वाया डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर वाला जो चैनल है। एंड देन मार्केट कितना मैच्योर है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन हुआ, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सप्लायर्स बहुत बार काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो लोग अपना बार्गेनिंग पावर से ना जो अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अपने को डिपेंडिंग ऑन दी सप्लायर अपने को ये डिसीजन लेना चाहिए कि अपने को इन हाउस प्रोडक्शन करना है या फिर अपने को आउटसोर्स करना है। तो तुम लोग देखना बहुत बार अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर अपने बिस्किट्स खाते हैं, तो पर्टिकुलरली से पार्ले जी बिस्किट ही है, तो पार्ले जी बिस्किट ज़रूरी नहीं है कि पार्ले जी उसको मैन्युफैक्चर किया, हो सकता है कोई और मैन्युफैक्चर किया हो और जो पार्ले जी है वो उसको मार्केट करे, है ना, ऐसा हो सकता है।
देन इंटरमीडियरी वो लोग होते हैं जो लोग बीच वाला रोल प्ले करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो इंटरमीडियरी से रिलेटेड होता है, वो मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड नहीं होता। जैसे अपने बहुत बार अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो अपने को पता भी नहीं होता सेलर कौन है, अपने बोलते हैं भाई अमेजन से लिया, फ्लिपकार्ट से लिया। सो डैट इज़ द थिंग। तो इंटरमीडियरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट में वी हैव गॉट मैनी पॉइंट्स, वो सारा फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल टू बिजनेस है। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल, है ना। सो अपने पिछले एनालिसिस में बहुत सारा पॉइंट्स कवर कर लिया था। कुछ चीज़ है जिसको अपने को यहाँ वापस से डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हो गया। इसमें क्या क्या पॉइंट कवर होते हैं। सो इसमें होता है तुम्हारा रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, लोकेशन। तो इंडिया का थोड़ा सा यंगर पॉपुलेशन होगा ही ना, भर के लोग पैदा होता है तो यंगर ही होगा। सो ये अच्छा भी है, ख़राब भी है, दोनों है। अभी पॉपुलेशन साइज है ना, मतलब कि कितना बड़ा मार्केट है, कितना लोग हैं वहाँ पे, बर्थ रेट क्या है, फैमिली साइज क्या है, ठीक है, इन टोटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई किस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका स्किल सेट कैसा है। तो इंडिया में अपनी बात करें तो बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब थोड़ा सा आईटी हब बनते जा रहे हैं ना, तो उस आईटी स्किल वाले लोग वहाँ पे क्लस्टर होते जा रहे हैं। देन अभी वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी कोविड के चलते आ गया, तो दोज थिंग्स। देन वी हैव गॉट एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई अलग अलग एरिया, अलग अलग कल्चर के लोग मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, है ना, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि तुम लोग देखना जनरली नॉर्थ इंडियन जो थॉट है एंड साउथ इंडियन थॉट है वो बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं रहता। तो देयर आर पीपल जो कि चेन्नई में जाके काम करते हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, राइट, क्योंकि वो वहाँ का जो प्रोसेस है वो यहाँ के साथ थोड़ा सा अलाइन नहीं करता, या बहुत बार लोकल रेजिस्टेंस रहता है, वो सारी चीज़ें। प्लस अपने सामान बेच रहे हैं तो अपने को अलग अलग एरिया में ना, जैसे मान लो अपने बिहार में सामान बेच रहे हैं तो मे बी अपने छठ पूजा पे ज़्यादा फोकस करेगा सामान बेचने के लिए। अगर अपने गोवा में बेच रहे हैं तो अपने क्रिसमस पे ज़्यादा फोकस करेगा, है ना, दोज थिंग्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई तुम्हारा परचेजिंग पावर क्या है, लोगों का डिस्क्रिशनरी इनकम कितना है, वो लोग कितना खर्चा करता है, कितना बचाता है, दोज थिंग्स। देन ये तो था डेमोग्राफिक। उसके बाद फिर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखनी है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि भाई कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक नेचर एंड डायरेक्शन, राइट। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मतलब हाउ इज इकोनॉमी डूइंग। सप्लाई ऑफ इनपुट, जो अपने 5M का बात किया था, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, राइट। तो लोगों का अगेन परचेजिंग पावर क्या है, फिर पर कैपिटा इनकम क्या है, कितना सेव करता है, क्या प्राइस है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, राइट, मार्केट कितना लिक्विड है, दोज थिंग्स। सो इन जनरल मतलब इकोनॉमी एज ए ओवरऑल को अपने को समझना होगा क्या क्या फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सो वन इज इकोनॉमिक सिस्टम की जो अपना इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक है या सोशलिज्म है या मिक्स इकोनॉमी है। तो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स, राइट। तो इसमें अपने मैक्रो इकोनॉमी का जितना भी पॉइंट्स है डेट वी कैन सी कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स है वो अपने यहाँ यूज कर लेगा। देन इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वी हैव गॉट दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट, फिस्कल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब हो गया कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, डेट, उससे रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, उन चीज़ों को देखता है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, FDI को लेके, FFI को लेके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जिसको अपने एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं। तो ये सारा तुम्हारा आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, फाइन। सो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक ये दो पे डिटेल डिस्कशन करना था, बाकी सारा पॉइंट अपना पिछले में कवर हो गया। तो भाई ये रिवीजन था तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट का, ठीक है। सो इट टुक अराउंड हाफ एन आवर, बट इतना टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, और वी हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स इन दिस वेरी क्विक रिवीजन। तो इसको भी अगर अपने 2-3 दिन से सुन लेते हैं ना बार बार, तो सारा पॉइंट अपने को वापस से याद आ जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।